शोभा देसाई फैशन की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती थी। शोभा का खुद का काफी बड़ा बुटीक था, जहां शहर की काफी नामी बड़े घरों की औरतों के कपड़े बनते थे। अरे आइए आइए मिसेस शीला, आपका लहंगा तैयार है। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा बनाया है। तभी तो हम आपके अलावा कहीं और जाते नहीं। आपके फैशन की बात कुछ और है। ये तो बस आप सबका प्यार है। आप तो जानती हैं कि मुझे आप सबके लिए ये फैशनेबल कपड़े बनाना कितना पसंद है। मुझे लगता है कि हम हर किसी को बड़ा ही क्लासी और अपडेटेड रहना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। आपकी खुद की पसंद भी काफ़ी क्लासी होती है। वो तो है ही, मगर शीला, शोभा को कोई भी चीज़ क्लासी और मॉडर्न चाहिए होती है। इसीलिए तो वो अपने बेटों के लिए काफ़ी मॉडर्न बहुएं ढूंढ रही हैं, जो उसके बाद उसका ये फैशन का बुटीक संभाल सके। अच्छा, मैंने सुना है आपके 3 बेटे हैं। जी, एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है मोहित, और 2 बेटे, दोनों जुड़वा हैं, रोहन और ऋतिक। मैं सोच रही हूँ तीनों के लिए एक साथ लड़कियां मिल जाए तो अच्छा होगा, जिससे तीनों की शादी एक साथ में ही कर दूं। हाँ हाँ शोभा, मिल जाएगी। शहर में तुम्हें कौन नहीं जानता, कितना नाम है तुम्हारा। इस शहर के हर बड़े घर की औरतें तुमसे ही तो कपड़े लेती है। हाँ, मैं अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढ रही हूँ जो काफ़ी मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो और शहर से हो। बिल्कुल बिल्कुल, तुमको ऐसी वैसी लड़कियों से थोड़ी ना अपने बेटों की शादी कर दोगी। तुम्हें तो अपनी ही तरह मॉडर्न लड़कियां चाहिए होंगी। आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़कियां हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हाँ हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब चलती हूँ। ये लीजिए आपका लहंगा। शोभा, तेरे तो 3 बेटे हैं, वो भी तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक, और तीनों दिखने में हीरो लगते ही हैं, और तो और तीनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं ढूंढूं जो बहुत ही मॉडर्न हो और मेरे क्लास को मैच कर सके। अरे वो तो तुझे मिलनी है। शोभा का स्टेटस जिस तरह का था, वो चाहती थी कि उसकी बहुएं भी उसी तरह की उसे मिले। हालांकि उसके बेटों की और पति की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। शोभा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बुटीक में काम कर रही रोहिणी को क्यों निकाल दिया? अरे उसे इंग्लिश बोलने भी नहीं आती थी ठीक से। जब देखो तब गवारों की तरह सबसे बात करती थी। न कपड़े पहनने का ढंग था, न उठने बैठने का, इसलिए निकाल दिया मैंने उसे। लेकिन माँ, वो हमारे यहाँ सालों से काम कर रही हैं, शर्मा अंकल की बेटी हैं, और पढ़ी लिखी थी। आपने बस उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो गवार है? ऐसा क्यों माँ? माँ, भैया सही कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम आज ही उसे वापस काम पर बुला लो। मैंने कहा ना, मेरे बुटीक में ऐसी लड़कियां मुझे नहीं चाहिए जो गवारों की तरह बर्ताव करती हो, और मैं उसे वापस काम पर नहीं रखने वाली हूँ। ये क्या गवार गवार लगा रखा है? तुम्हारी नज़र में हर दूसरी लड़की गवार ही है। तुम मॉडर्न हो, इंग्लिश बोलती हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब गवार है। ये बर्ताव सही नहीं है शोभा। हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो हमारे क्लास को मैच करते हो, समझे? और इसलिए मुझे इस टॉपिक पे और कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। शोभा, मेरी बात तो सुनो। शोभा ना अपने पति की सुनती है और ना ही बेटों की, उठकर अंदर चली जाती है। शोभा का इतना घमंड उसके परिवार को सही नहीं लगता था, लेकिन शोभा थी ऐसी कि किसी की एक नहीं सुनने वाली थी। माँ का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हर किसी को सिर्फ पैसों की और क्लास की नज़र से ही देखती है। कल तो वो मुझे अपने औरतों के ग्रुप की लड़कियों से मिलवा रही थी, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर सिर्फ टोलिया लपेटा हुआ था, और तो और हाथ में शराब और सिगरेट पकड़े हुए थी। पापा, रोहन सही कह रहा है। हमें ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है जो मॉडर्न होने के नाम पर अश्लील हरकतें करती हो। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को भी जानती हो, और आज के युग में कैसे चलना है वो भी। लेकिन माँ तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं कि उन्हें तो मॉडर्न बहू ही चाहिए जो उनके बुटीक को चला सके। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। जब मेरी तुम्हारी माँ के साथ शादी हुई थी तब वो ऐसी नहीं थी, लेकिन इन औरतों के साथ उठने बैठने के बाद उसे लगा कि वो गवार है उनके सामने, इसलिए उसने खुद को भी बदल दिया, और अब वो चाहती है कि उसकी बहुएं भी वैसी ना हो जैसे कभी वो थी। पापा, मॉडर्न होने का मतलब आपका घमंडी होना थोड़ी ना होता है। हमें ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है। इससे तो अच्छा हम शादी ही नहीं करेंगे। हाँ पापा, मैं भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ जो लोगों को बस क्लास की नज़र से देखती हो। अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम लोगों को जिन लड़कियों के साथ शादी करनी है तुम लोग कर सकते हो। थैंक यू पापा। शोभा के तीनों बेटों को शोभा की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी। इसके बावजूद शोभा रोज उन्हें किसी न किसी लड़की से मिलवाती रहती। मोहित, जरा यहाँ आना। जी माँ। इससे मिलो, ये है टीना, अभी अभी अमेरिका से आई है। वो मेरी क्लाइंट मिसेस ओबेरॉय है ना, उनकी बेटी है।
आओ तुम दोनों बैठकर बातें करो। माँ वो मुझे थोड़ा काम था ऑफिस का। अरे काम तो होता रहेगा बेटा, जाओ टीना को अपना घर दिखा लाओ। ठीक है माँ। शोभा ने मोहित को जबरदस्ती टीना के साथ भेज दिया। मोहित उसे अपना कमरा दिखाने ले गया। ये है मेरा कमरा। वाओ, इट्स क्वाइट स्पेशियस। डू यू हैव सिगरेट? एक सिगरेट हो तो प्लीज़। जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। ओके, एंड डू यू लाइक इंग्लिश मूवीज़? नहीं, मुझे इंग्लिश फिल्मों से ज़्यादा हिंदी फिल्में पसंद है। आजकल हिंदी कौन बोलता है? मैं तो सबसे हिंदी में ही बात करता हूँ। हम हिंदुस्तानी होकर अगर हिंदी में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बट यू नो, ये गंवारों जैसा नहीं लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर अंग्रेज़ अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, जापान वाले जापानी भाषा में बात कर सकते हैं, चीन वाले चाइनीज़ में बात कर सकते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हिंदी में बात करते हुए गंवार जैसे क्यों लगेंगे? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारा कोई मैच नहीं है। मुझे भी यही लगा था। आप जैसी मॉडर्न और मुझ जैसे गंवार का कोई मैच हो ही नहीं सकता। टीना ने मोहित से की हुई बातचीत जाकर शुभा को बता दी, जिससे शुभा बहुत गुस्से में आ चुकी थी। इन तीनों को हो क्या गया है आखिर? मैंने कितनी सारी अच्छी लड़कियों से उन्हें मिलवाया है, लेकिन यह है कि पता नहीं क्या बात करते हैं उनसे कि कोई लड़की उन्हें हाँ ही नहीं करती। तुम समझ नहीं रही हो शोभा, हमारे बेटों को ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है, फिर भी तुम आए दिन उन्हें ऐसी लड़कियों से मिलवाती रहती हो। ऐसी लड़कियों से आपका क्या मतलब है? आपको पता है जितनी लड़कियों से मैंने इन्हें मिलवाया है वो सब बड़े ऊंचे क्लास की हैं। कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से। न जाने अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यहाँ शोभा आग बबूला हो रही थी अपनी बेटों की हरकतों से, और दूसरी तरफ उसके बेटे कुछ ऐसा कर आए थे जिससे शायद अब घर में युद्ध हो सकता था। तुम तीनों ने शादी कर ली और अब हमसे आशीर्वाद लेने आए हो? हाँ माँ, हमने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है और आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए। इनके पहनावे से लग रहा है कि इन लड़कियों का कोई क्लास ही नहीं है। मैं इन तीनों का कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ अब ये हमारी पत्नियां हैं, आपको इन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी कर भी ली है तो क्या फ़र्क पड़ता है शोभा जी? हमें तो तीनों बहुओं का स्वागत करना चाहिए। वैसे तुम तीनों का नाम क्या है? ज़रा अपने नाम तो बताओ। हमारा नाम वेदिका है। प्रणाम बाऊजी। ओह गॉड, बाऊजी कौन बोलता है आजकल? इट्स सो डाउन मार्केट। मुझे झिलमिल कहते हैं। इसका नाम भी मिडिल क्लास है। हमारा नाम गीता है। हमें खाना बनाने का ना बड़ा शौक है। तुम तीनों को देखकर लगता है कि तुम्हें खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं होगा। कहाँ मैंने सपने देखे थे कि मेरी बहुएं मेरा बुटीक संभालेगी, और कहाँ ये इन 3 गंवार बहुओं से मेरा पाला पड़ गया। हम गंवार नहीं है माँ जी, हम तीनों पढ़े लिखे हैं। ओह प्लीज, ABCD आ जाने से तुम तीनों गंवार में से मॉडर्न नहीं बन जाओगी। रहोगी तो वैसे ही गंवार की गंवार। बस माँ, बहुत हो गया। आप अभी इन्हें जानती भी नहीं है, फिर भी इन्हें इतना कुछ सुना रही है। पहले इनकी खूबियों को तो जान लीजिए। इनमें और खूबियां? रहने दो, हमारे घर में काम कर रही काम वाली भी इनसे ज्यादा अच्छी है। शोभा, तुम अपने घर की बहुओं के बारे में बात कर रही हो, जरा संभल के बोलो। बहुएं नहीं, 3 गंवार बहुएं। बेटा, तुम तीनों शोभा की बात का बुरा मत मानना, वो जरा ऐसी ही है। नहीं बाऊजी, हमें तो हमारे पतियों ने पहले ही बता दिया था इन सब के बारे में। लेकिन आप ना चिंता मत कीजिए, हम तीनों पूरी कोशिश करेंगे कि हम माँ जी का दिल जीत लें। शोभा ने अपनी बहुओं को लेकर जो सपने देखे थे वो तो चकनाचूर हो गए थे, और उसका गुस्सा अब वो अपनी तीनों बहुओं पर निकाल रही थी। माँ जी, आपके लिए चाय और पोहा लाई हूँ। ओह गॉड, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? अरे पी कर तो देखो, चाय और पोहा सच में अच्छे बने हैं। तुम ही खाओ इन गंवारों के हाथ का नाश्ता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ जी आप बताइए आपको क्या खाना है, हम बना देते हैं आपके लिए। तुम तीनों को मेरे नाश्ते के नाम याद करते करते उम्र बीत जाएगी, इसलिए रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। तुम बना ही क्या सकती हो? वही सूखा हुआ ब्रेड ही खाने वाली हो, और क्या? उसे टोस्ट कहते हैं। एक ही बात हुई माँ, आप एक बार नाश्ता खाकर तो देखिए। जो नाश्ता हमारी पत्नियों ने बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट और सेहत से भरा है। पता नहीं मेरे बेटों को क्या हो गया है, कहाँ से लेकर आए हो इन 3 गंवार लड़कियों को। माँ जी हम तीनों गंवार नहीं है, हमें भी सिलाई आती है, हम भी आपका दुकान संभाल सकते हैं।
क्या कहा तुमने? दुकान? सिलाई? तभी तो मैं तुम तीनों को गंवार बुला रही हूं। वो कोई दुकान नहीं है, उसे बुटीक कहते हैं, और वहां कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, समझी तुम तीनों? हम भी कपड़े बना सकते हैं माँ जी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज कर रही हो? ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम तीनों की सिलाई की दुकान चलती है या मेरा सालों का बुटीक। माँ जी ऐसा नहीं है, हम तीनों आपकी बहू हैं, हम आपसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। देखा, अभी से मान ली हार। इन तीनों को भी पता है कि ये तीनों मेरे आगे ठहर ही नहीं सकती। माँ, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ तो कर लेते ना मुकाबला, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, मेरी बहुएं तैयार है। लेकिन बाबूजी, मुझे तुम तीनों पे पूरा भरोसा है। शोभा ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन उसकी फैशनेबल बुटीक के आगे क्या देसी 3 बहुओं का सिलाई का दुकान चल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। हम तीनों को बहुत मेहनत करनी होगी और साबित करना होगा कि देसी बहुएं भी मॉडर्न सोसाइटी में रह सकती हैं। मैं कागज पे कुछ डिजाइन बना लेती हूँ और गीता तुम उन्हें कपड़े पर सिलाई करती जाओ। ठीक है, और उन पर अच्छा सा हाथ का वर्क बनाती जाऊंगी मैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन सब गंवार बहुओं की है जिन्हें उनके ससुराल में उनका हक नहीं मिल पाता। वेदिका, झिलमिल और गीता दिन रात मेहनत करती रही और उन्होंने काफी सारे कपड़े तैयार कर लिए थे और उन्हें अपनी दुकान के आगे टांग दिया। वहां से जितने भी लोग जा रहे थे उन सबका ध्यान उन्हीं कपड़ों की तरफ जा रहा था। अरे वाह, क्या डिजाइन है! अरे मिसेस भाटिया, आप वहां क्या देख रही हैं? आइए, मेरा बुटीक यहाँ है। अब मुझे ना वो कपड़े ज्यादा पसंद आ रहे हैं शोभा। देखो तो क्या डिजाइन है, क्या पैटर्न है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। हाँ है सुंदर, लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे यहाँ से कपड़े खरीदती हैं ना? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अब जो तुम्हारे सामने ये तुम्हारी 3 बहुओं ने दुकान लगाई है ना, सॉरी, लेकिन उसके आगे तुम्हारे कपड़े फीके लग रहे हैं। शोभा के लिए ये बड़ा शौक था, क्योंकि उसके सारे ग्राहक उसकी तीनों बहुओं से कपड़े ले रहे थे, जिन्हें वो गवार कहती आ रही थी। रात को सब लोग तीनों को बधाई दे रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम तीनों कर दिखाओगी। देखा, कितने सारे लोगों ने तुम्हारे कपड़े खरीदे हैं। तुम्हारे डिजाइन हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए थे, इसीलिए सबको पसंद आए। माँ, अब तो आप मानती है ना कि आपकी बहुएं गवाह नहीं है। देखिए आपके कितने सारे ग्राहकों ने उनसे कपड़े खरीदे हैं। कपड़े बेचने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। Then who will call you modern, माँ जी? तुम्हें अंग्रेजी आती है? सिर्फ वेदिका को ही नहीं, हम दोनों को भी अंग्रेजी आती है, लेकिन आपको तो हम गंवारी लग रहे थे। मॉडर्न कपड़े ना पहनना, अंग्रेजी में बात ना करना, गांव से होना, अंग्रेजी खाना ना खाना, अगर इन सब से इंसान गंवार होता है तो हम तीनों गंवार हैं। माँ, ये तीनों पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ जानती हैं, कपड़े भी डिजाइन करती हैं, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति को समझती हैं, उसकी इज्जत करती हैं, और इसीलिए हमने इन्हें अपने लिए चुना है। माँ, बचपन से आप हमें मॉडर्न होना, उठना बैठना, अंग्रेजी बोलना यही सिखाती आई हैं, लेकिन सच कहे तो हम भी तीनों गंवार ही हैं। मैं तो कहता हूँ हर घर में ऐसी 3 गंवार बहुएं होनी ही चाहिए, जो अपने सास ससुर की सेवा करें, उनकी आज्ञा को माने। नहीं तो आजकल के समाज में तो बहुएं सिगरेट शराब पीती हैं और उसे मॉडर्न कहती है। सास ससुर से तो शादी के बाद जैसे रिश्ता ही खत्म हो जाता है उनका। अगर ऐसी बहू तुम्हें चाहिए तो मैं कहूँगा कि हमारे बेटों को इन 3 गंवार बहुओं से शादी करके तुमने बिल्कुल सही काम किया है। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अपने घमंड में सच्चाई को नहीं देख पा रही थी। सच कहूँ तो मैं भी ऐसी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे आप गंवार हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए मैंने भी खुद को ऐसा ही बना लिया था, लेकिन असलियत में तो मैं भी तुम लोगों जैसी ही हूँ। बिल्कुल, शोभा को भी पोहे बहुत पसंद है ना शोभा? हाँ, इसीलिए तो मैंने उस दिन चुपके से रसोई से पोहे खा लिए थे, किसी को बिना बताए। तभी हम सोच रहे थे कि हमने कढ़ाई भर के पोहे बनाए थे, आखिर वो गए कहाँ? वो तो एक बड़ी शेरनी खा गई थी। माँ, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना आपकी इन बहुओं से? अरे नहीं नहीं, अब तो मुझे बहुत खुशी है कि हम चारों मिलकर हमारा ये बुटीक चलाएंगे। अरे बुटीक नहीं शोभा जी, सिलाई का दुकान। अरे बहू, बड़े घर की लड़की हो तुम, कहाँ लव मैरिज के चक्कर में पड़ गई। शादी करती अपने पापा की मर्जी से तो खूब पैसों पर खेलती।
यहाँ तो बस राकेश ही है जिसकी कमाई पे पूरा घर पल रहा है। माँ जी, पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है प्यार, जो मैं राकेश से करती हूँ। मुझे पता था शादी से पहले से ही कि राकेश पैसे वाला नहीं है, पर फिर भी मैंने उससे प्यार किया है। मैं हमेशा उसका सहारा बनूंगी। जीती रहे बहू। लेकिन जरा ये तो बता, कितना प्यार करती हो तुम मेरे बेटे से, और क्या क्या कर सकती हो उसके लिए? माँ जी, अब प्यार को डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकती। सास बहू के बीच बातें होती है और फिर सास चली जाती है अपने कमरे में, जहाँ होते हैं ननद और ससुर। सुनो जी, राकेश ने तो लंबा हाथ मारा है, लड़की तो बिल्कुल पागल है उसके लिए। मैं क्या कहती हूँ, अब समय आ गया है कि हम तीनों भी ऐश करें। राकेश के पैसों से तो घर अच्छे से चलता है नहीं, अब इस लड़की का बाप ही हमें राज कराएगा। अच्छा माँ, वो कैसे? दहेज में जितना लाई है वो तो है ही, अब अलग से पैसा क्यों लाएगी? और ये क्यों मायके जाकर हमारे ऐश के लिए पैसे लेकर आएगी? सही बोल रही है अंशु, कौन पैसे मंगवाएगा और वो पैसे क्यों लाएगी भाई? वैसे बहू बहुत पैसे वाले घर की है, लेकिन हम उससे पैसे मंगवाए ये अच्छा भी तो नहीं लगता। राकेश को देखा है कैसे उसके पीछे पागल है। अब अगर हम उससे कहेंगे कि पैसे लाना है तो राकेश अभी उल्टा बोलेगा, मेरी पत्नी के मायके से पैसे क्यों मंगवा रहे हो? अभी बात करके आई हूँ, एक नंबर की इमोशनल फूल है। ऐसे लोगों से पैसे कैसे निकालने हैं मुझे पता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस अब तो अपनी कोई इच्छा मानने की जरूरत नहीं है भाई। ससुर और ननद दोनों खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो सच में पारस का पत्थर ढूंढ लिया है। हाँ नहीं तो क्या पापा, मम्मी को आप क्या समझते हैं? अब देखना भाभी के घर से भी भर भर के पैसे मंगवाएंगी। चलो मम्मी को भी टेस्ट कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लें और तुम्हारी माँ कुछ ना कर पाए। अच्छा जी, मुझे टेस्ट करना है। चलो लग गई शर्त। अब बताओ कितना पैसा मंगवाना है बहू के मायके से? माँ, मुझे ना एक पर्स पसंद आया, बहुत अच्छा है। एक काम करो ना, फिलहाल 20,000 रुपए मंगवा लो। पहली बार में छोटा अमाउंट मंगवाएंगे तो विश्वास बना रहेगा, क्यों? ठीक है, 20,000 मंगवाती हूँ, और वो भी आज शाम तक, देख लेना। सास बहू के सामने जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। अरे मैम, आपको बोला ना कि फीस जमा कर देंगे। आप प्लीज मेरे बेटे को कॉलेज से मत निकालिए, उसके भाई की जैसे ही सैलरी आएगी हम फीस जमा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। सास को परेशान देख बहू वहां आ जाती है और सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? बेटा तू तो जानती है राकेश अकेला कमाने वाला है। मैं उसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन अंशु के कॉलेज की फीस नहीं भरी। 20,000 रुपये आज दोपहर तक जमा नहीं किया तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। अगर ये बात मैं राकेश को बताऊंगी तो राकेश बहुत परेशान हो जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात कर रही है माँ जी, मेरे पास है पैसे, मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। ना ना ना, अरे वो राकेश के पैसे हैं, रहने दे तू। राकेश के पैसों में से लूंगी तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, अपनी ये सोने की बालियां बेच देती हूँ। कैसी बात कर रही है माँ जी, मेरे होते हुए आप गहने बेचेंगी? मैं कुछ करती हूँ, आप थोड़ा समय दे, मैं शाम तक आपको पैसे का इंतजाम करके देती हूँ। नहीं बहू, तू कहाँ से लाएगी पैसे? तू कौन सा काम करती है? और 20,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। 20,000 रुपए की तो मैं सिर्फ सैंडल पहन लेती थी शादी से पहले। माँ जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं कॉलेज वालों से कह देती हूँ, मैं थोड़ी देर में आकर पैसे जमा कर दूंगी। जी माँ जी। ये बोलकर सास कमरे में चली जाती है। क्या हुआ, पैसे मिले क्या? कहाँ मिलेंगे पैसे पापा, मैं तो पर्स के सपने देखना छोड़ देती हूँ। अरे मेरा नाम ऐसे ही शीला नहीं है, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। शाम तक अगर पैसे ना आए तो मेरा नाम बदल देना। और होता भी कुछ ऐसा ही है, शाम को बहू आती है और सास को रुपया देती है। अरे बेटा, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो पापा से मांगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पापा के पास तो इतना पैसा है। खैर राकेश को मत बताना वरना। अरे कैसी बात करिए माँ जी, मैं समझती हूँ, इनको बताऊंगी तो ये टेंशन लेंगे, और घर के मर्दों को कभी टेंशन नहीं देना चाहिए, ऐसा मम्मी कहती थी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। सास पैसे लेके कमरे में आती है और खूब पकड़ के कहती है, ये लो 20,000 रुपया। अरे पहले ही हाथ मारा, वो भी इतना छोटा। चलो आज रात का खाना बाहर खाएंगे हम तीनों। तीनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो सामने संध्या खड़ी थी।
संध्या बेटा, हम जरा अंशु के कॉलेज जा रहे हैं। अरे माँ जी, इतनी शाम को कौन सा कॉलेज खुला होगा? कॉलेज नहीं, वो क्या है ना, अकाउंटेंट के घर जा रहे हैं। वो मेरा दोस्त है, वो कुछ दिन तक तो रोक लेता है फीस, लेकिन अब पैसा आ गया तो सोच रहा था कि उसके घर फीस जमा कराए, और क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो खाना भी वहीं उसके घर खा लेंगे। ठीक है माँ जी, फिर मैं खाना नहीं बनाती हूँ। हाँ बेटा, तू हमारा खाना मत बनाना, तू और राकेश देख लेना जो ठीक लगे। तीनों निकल जाते हैं। थक हार के जब रात को राकेश घर आता है तो घर पर कोई नहीं दिखता। अरे घर वाले सब कहाँ गए? पापा फोन भी नहीं उठा रहे, सब ठीक तो है ना? वो पापा के किसी दोस्त के यहाँ डिनर है तो सारे वहीं गए हैं। बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है। वैसे तुम बताओ कैसा रहा दिन? दिन तो ठीक था, तो तुम भी चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? मैं चली जाती तो फिर आपको खाना कौन खिलाता? वैसे बनाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, सोचा आप आ जाओ, फिर जो खाना होगा गर्मा गर्म बना दूंगी। इतने बड़े घर की लड़की का मैंने क्या हाल कर दिया। वैसे अच्छा किया खाना नहीं बनाया। चलो हम दोनों बाहर कहीं खा कर आते हैं। अरे वाह, ठीक है चलो। संध्या तैयार होकर आती है और दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। लेकिन ये क्या, जिस होटल में वो खाना खाने गए थे वहाँ पहले से ही बैठे थे सास ससुर और बेटी। अरे माँ जी, यहाँ पर? अरे ये लोग, तुम तो बता रही थी किसी के घर खाना खाने गए, ये तो यहाँ होटल में बैठे हैं। हाँ, यही तो मुझे बताया था। चलो बात करते हैं। दोनों घर वालों के पास जाते हैं, जहाँ सामने राकेश और संध्या को खड़ा देखकर घर वाले चौंक जाते हैं। अरे पापा, आप लोग यहाँ होटल में बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? आप तो अपने किसी दोस्त के घर गए थे ना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पिता घबरा गए, क्या कहे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी सास बोल पड़ती है। अरे होटल में खाना तो मजबूरी हो गई बेटा, क्या बताया तुमको। वो इनके दोस्त के घर गए थे ना तो वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके यहाँ किसी की तबीयत खराब थी, उन लोगों को अचानक से बाहर जाना पड़ा। अब घर पे बहू को बोल आए थे कि खाना मत बनाना, तो उसे परेशान करना ठीक नहीं लगा, तो सोचा यहीं बाहर कुछ खा लेते हैं। आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं। चलिए अच्छा हुआ, अब हम सब साथ में यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। सभी बाहर खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर अगले रोज किचन से जोर जोर से खाली बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। बहू किचन में जाती है। क्या करे, एक ड्राई फ्रूट नहीं है, ना काजू ना बादाम ना किशमिश। अब मेरे और तुम्हारे ससुर जी की जो उम्र है उसमें तो सिर्फ अच्छा खाना ही लिखा है। अच्छा खाएंगे तो कुछ दिन और जी जाएंगे, नहीं तो 10 दिन पहले ही मर जाएंगे। अरे माँ जी, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं? और ये खाली डिब्बे? अब बहू क्या बताए, किस्मत खराब है। एक बेटा दिया भगवान ने और उसके सर पर इतने सारे लोग। अकेला कमाने वाला न जाने कैसे संभालेगा हम सबको। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों के घर नौकर चाकर भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा सामान। कोई बात नहीं, मैं इस बार राशन में ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊंगी। अरे लाने को तो मैं भी ला सकती हूँ बहू, लेकिन बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। संध्या, जो कि बहुत अच्छी लड़की होती है, उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि उसके सास ससुर अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकते। बस फिर क्या था। अगले दिन सास किचन में आती है तो देखती है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े डिब्बों में भरे थे। अरे बहू, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से आए? माँ जी, वो पापा से पैसे लाकर मैंने राशन भरा है। देख, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, घर पे जो भी सामान खरीदना है वो मैं ही खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से कम दाम में अच्छा पैसा मिलता है। तो तू पापा के घर से जो भी पैसा लाए ना, वो सीधा मेरे हाथ में रख देना। सामान लेने में ही तो जाएंगे, है? फिलहाल जरा काजू का डब्बा उठाना। बहू समझ जाती है कि सास क्या कहना चाहती है और बात भी सही है। मैं समझ रही हूँ, वैसे भी मैं कभी खरीदारी करने बाहर तो गई नहीं, और अब हमें अपने घर को देखकर चलना है। बजट बनाना भी जरूरी है। ये 10,000 रुपए बचे हैं, आप रख लीजिए। सास नोट गिनते हुए अपने कमरे में चली जाती है, एक हाथ में काजू और दूसरे हाथ में नोट। क्या बात है भाई, मजे तो इस घर में तुम्हारे हैं। एक हाथ में काजू, एक हाथ में पैसे। अरे ऐसे ही दिमाग नहीं लगाती मैं। लाओ खाओ, तुम भी काजू खाओ। अरे काजू तो तुम अपने पास रखो, मैं सोच रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल खरीद लूं और तुम्हें पीछे बिठाऊं और हम दोनों लंबी लंबी ड्राइव में चले। बात करोगे ना तो छोटी ही करोगे। मोटरसाइकिल क्यों, कार क्यों नहीं? अरे कार की औकात नहीं है हमारी। कार खरीद भी लेंगे तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे। पूरी जिंदगी तो रिक्शा में घूमी हूं मैं, और अब बैठूंगी तो क्या मोटरसाइकिल पर? कभी नहीं।
रुको, इंतजाम करती हूँ कार का और कार के साथ पेट्रोल का भी। कुछ दिन बाद। हे भगवान, मर गई रे, कितनी गर्मी है बाहर। ईश्वर तू तो उठा ही ले। अरे क्या हो गया माँ, सब ठीक है? अरे कहाँ ठीक है, बाहर गर्मी देख रहे हो, कितनी गर्मी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर पे किसी ने गरम तवा रख दिया हो। अरे तो ऑटो कर लेती माँ। हाँ तो ऑटो से ही तो गई थी, चौराहे तक पहले घंटा भर खड़े रहो तो ऑटो आती है, वो भी घर से 10 किलोमीटर दूर उतार देती है। भाई आप तो मेरे बस की बात नहीं रही थी इस गर्मी में बाहर निकलना। माँ सच में गर्मी तो बहुत है। तू तो एक काम कर माँ, सुबह या शाम को निकला कर बाहर, जब धूप कम हो जाए। राकेश ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी पीछे से ससुर आते हैं, पानी से भीगा, पैर में कीचड़, परेशान। अरे बहू जरा एक बाल्टी पानी तो दे दे। संध्या ससुर को पानी देती है और सास ससुर दोनों की हालत देखती है। क्या हो गया आप लोगों को? पिताजी आप भी, क्या हुआ? तभी अंशु आती है रोती बिलखती। अरे अंशु क्या हो गया, सब ठीक तो है? नहीं भाभी, एक लड़की ने इतनी देर तक पीछा किया मेरा, क्या बोलो। ऑटो के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा ली और ऑटो वाला भी मुझे लग रहा था उससे मिला हुआ था। पता है उसने मेरा पर्स छीन लिया। अरे पर्स तुम मेरा ले ला अंशु, लेकिन अपना ख्याल रखा कर। कैसे ख्याल रखेगी बेचारी अपना? ऑटो से आना जाना, अकेली लड़की। कल को भगवान न करे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और इतनी गर्मी में तो हम इसके साथ कॉलेज जा भी नहीं सकते। उम्र भी हो गई है, क्या करे समझ में नहीं आता। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी एक एफडी तोड़वा कर एक कार खरीद लूं। कैसी बात कर रहे हो? वो पैसे तो हमने अंशु की शादी के लिए रखे हैं। अगर मैं ठीक रहूंगी तभी तो मेरी शादी हो पाएगी। सही कह रही है बेटा, मैं एक कार खरीद लेता हूँ, कम से कम पूरा घर सुरक्षित तो रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पैसों को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। कल को उसकी शादी करनी है तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं राकेश पर इतना बोझ नहीं डाल सकती, वो भी तो एक बच्चा ही है मेरा। बहू तू ही कुछ कर, अब घर में कार तो तू ही ला सकती है। बहू यानी कि संध्या पहुंच जाती है मायके। पापा मुझे 10 लाख रुपया दो ना। क्या 10 लाख रुपए? उन लोगों ने मांगे है क्या? नहीं नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। वो लोग तो मुझसे कभी पैसा नहीं मांगते। वो क्या है ना। ये कहकर संध्या पूरी बात अपने पिता को बताती है। वहीं पर उसकी भाभी थी जो संध्या और ससुर को चाय देकर वहां से चली जाती है। संध्या की भाभी संध्या के भाई से कहती है, संध्या सीधी है और राकेश भी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से पैसे लेंगे। जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए हर हफ्ते संध्या यहाँ पर पैसे लेने आती है। पता नहीं उस लड़के में क्या दिखा पापा को। इतना अमीर घर में हमने उसका रिश्ता देखा था, कितने अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं है, राकेश भी अच्छा कमाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको किसी चीज की जरूरत पड़े, तभी तो उसने हमारी संध्या से शादी करी। और शादी के वक्त उसने ये बात साफ कही थी कि वो संध्या को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, और संध्या भी हर हाल में उसके साथ खुश है। अगर वो खुश है तो हर हफ्ते यहाँ क्यों आ जाती है? और इस बार तो डिमांड देखी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए वैसे पापा जी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे माना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों? क्या राकेश खुद सक्षम नहीं है कि अपने घर के लिए कार खरीद सके? और फिर उसने संध्या को यहाँ भेज दिया। ये तो इनडायरेक्ट दहेज लेने वाली बात है। मुझे नहीं लगता राकेश को इस बारे में पता भी है। हम लोगों को कुछ करना होगा। संध्या अपने घर वापस जा रही थी कि भाभी उसे रोक लेती है। अरे संध्या, अब आई हो तो रुको ना एक दिन, कल चली जाना। नहीं भाभी, मुझे जाना होगा। राकेश को रात में खाना देना होता है। क्यों? उनकी माँ बहन इतने लोग हैं घर पर, फिर तुम्हें खाना दोगी? अब क्या समझाऊं मैं भाभी, आपको तो पता है ना वो लोगों की उम्र हो गई है, तो घर का काम मैं ही करती हूँ। ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुई है तेरी सास की। वैसे ये पैसे लेकर जा रही हो, ये बात राकेश को पता है ना? अरे मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ। राकेश ने ही तो भेजा होगा ना तुमको। नहीं नहीं भाभी, राकेश को कुछ पता नहीं है। वो क्या हुआ था ना कल। ये बोलकर संध्या भाभी को भी सारी बात बताती है। अच्छा चल ठीक है, तुम घर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। संध्या घर चली जाती है और भाभी बैठकर सोचती है, एक ही दिन अचानक पूरे घर को कैसे परेशानी होगी। जरूर दाल में कुछ काला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले रोज संध्या की भाभी संध्या के घर जाती है जहाँ राकेश भी था। अरे भाभी कैसी हैं आप? आपको देखे तो मुद्दत हो गई। मैं तो बहुत अच्छी हूँ राकेश, शादी के बाद तो मुझे भूल गए। हाँ
शादी से पहले तो बहुत भाभी को फोन करते थे संध्या से बात करने के लिए। हाँ भाभी, बस ऐसे ही काम में बिजी हूँ। संध्या की सास उसकी भाभी को देखकर चौंक जाती है। ऊपर से नीचे तक सोने के गहने से लदी। बहुत सोना पहना है बेटा, कितने का होगा? अरे इससे भी ज्यादा सोना पापा ने संध्या के लिए रखा है। वैसे ज्यादा महंगा नहीं है, यही कोई 2-3 करोड़ का होगा। 2-3 करोड़? बड़ा सोना चढ़ा है भाई। काश मेरी शादी में भी इतना गहना चढ़ता। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चढ़ेगा। जरूर आंटी जी ने अंशु के लिए इतने गहने तो रखे ही होंगे। अरे कहाँ, हमने कहाँ रखे इतने गहने। वैसे संध्या के गहने कहाँ है? वो संध्या ने लव मैरिज कर ली है ना, इसलिए हमने नहीं दिए। अब वो क्या है ना, पापा कह रहे हैं सीधा संध्या के होने वाले बच्चे की शादी में देंगे। अरे ये क्या बात हुई? वो क्या है ना माँ जी, वैसे भी रोज पहनने वाले बहुत गहने हैं ही मेरे पास। अच्छा अच्छा। सभी खाना खाते हैं। भाभी वहां से चली जाती है। भाभी समझ चुकी थी कि संध्या के ससुराल वाले 1 नंबर के लालची हैं, खास करके सास। भाभी घर आती है और सारी बात अपने ससुर को बताती है। मैं समझ ही रहा था कुछ न कुछ ऐसी बात है। संध्या तो सीधी है, कुछ समझती नहीं, पर कम से कम राकेश को तो समझना चाहिए। पर वो लोग संध्या को राकेश से ये बात छुपाने के लिए कहते हैं। राकेश तक बात पहुंचती ही नहीं, क्या करें? अब जो करूंगा मैं करूंगा, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब संध्या पापा के पास पैसे लेने आती है तो पिता राकेश को फोन करने लगते हैं। अरे नहीं पापा, राकेश को कुछ मत बताइएगा। बेटा वो तुम्हारा पति है और पति को सारी बातें पता होनी चाहिए। पति से कब से बातें छुपाने लगी? हाँ संध्या, तुम्हारी सास तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। राकेश ने कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे। वो तो और कड़ी मेहनत करता है कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दे। तुम्हें पैसे चाहिए, पापा तुम्हें देंगे, लेकिन अगर कभी राकेश को जरूरत पड़ी तब, ना कि उसके मम्मी पापा को। अब संध्या समझ जाती है कि उसकी सास उसके साथ खेल खेल रही है। मैं समझ गई पिताजी, आप राकेश को फोन मत करिए, अगली बार से मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। संध्या ससुराल चली जाती है, इस सबक के साथ कि उसे हर बात अपने पति को बतानी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगले रोज, अरे बहू तो अपने पिताजी से पैसे लेकर नहीं आई? माँ जी वैसे तो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन एक बार मैं राकेश से बात कर लेती हूँ, वो कहेंगे तो मैं पैसे ले आऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही है, तू तो खुद ही कहती है ना राकेश को टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ माँ जी, टेंशन तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही अपने मायके में उनकी इज्जत भी बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे मायके वालों को लगता है कि ये पैसे राकेश मंगवा रहा है, जबकि राकेश को तो पता भी नहीं है कि मैं रोज पैसे लेकर आ रही हूँ। माँ जी, अब अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आप राकेश से बात करिएगा। ये बोलकर संध्या कमरे में चली जाती है। सास समझ जाती है कि अब बहू वो बहू नहीं रही, अब तो बहू की सैलरी बंद हो गई है। जो पैसे हैं उसी में घर चलाना है। लालचंद त्रिपाठी अपनी बेटी कुसुम के लिए वर तलाश कर रहे थे। वैसे तो लालचंद जी बड़े खुले विचारों वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी बार बार घर पर लड़के वालों को बुलाकर बिटिया का तमाशा बनवाना उन्हें कुछ उचित नहीं लगता था। इसलिए जब गांधी चौक में रहने वाले सूर्यकांत के यहाँ से उनकी बिटिया के लिए रिश्ता आया तो उन्होंने लड़के वालों को अपने घर पर बुलाने की जगह बाहर रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड किया। देखिए भाई साहब, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझिए, लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार हम आपके घर आना चाहेंगे। ऐसे घर परिवार देखे बिना तो रिश्ते तय नहीं किए जा सकते ना। जी जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आप लोग कल ही अपनी बिटिया के साथ हमारे यहाँ पधारिए। और भाई बिटिया दे रहे हैं आप अपनी, आपको पूरा अधिकार है सब कुछ देख समझ कर तय करने का। सूर्यकांत जी के निमंत्रण के बाद अगले ही दिन लालचंद अपनी बेटी और पत्नी को लेकर उनके यहाँ पहुँच गए थे। देख रहे हैं जी, कितना बढ़िया बना रखा है 3 मंजिला घर। सच में कुसुम तो बड़ी किस्मत वाली है बेटा, खूब राज करना यहाँ। बाहर से किसी राजमहल सा सुंदर दिखने वाला त्रिपाठी निवास अंदर पहुंचते ही कुछ और ही कहानी कहने लगा था। दरवाजे से अंदर जाने पर एक बड़ा सा हॉल था जो किचन और बाकी कमरों से भी कनेक्ट होता था। हॉल में अंदर एक पुराना सा सोफा पड़ा हुआ था और जगह जगह से दीवारों से प्लास्टर पपड़ी बनकर फूला हुआ था। अरे बेटा, ये कहाँ आ गए हम? बाहर से देखने में तो लग रहा था कोई राजमहल है, अंदर की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी बुरी है। मैं ऐसे टूटे फूटे घर में अपनी बिटिया की शादी नहीं करने वाला। अरे पापा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं ना। कुछ देर तक औपचारिक बातें करने के बाद लालचंद जी और उनकी बेटी कुसुम को दीपक काफी पसंद आ गया था। वैसे लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद आया है, पर इनके घर की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे।
लालचंद धीमी आवाज में अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहे थे कि तभी टेबल पर रखी चाय और नाश्ते में ऊपर से पपड़ी बनकर चूना गिर पड़ता है। अरे रे रे, ये क्या हुआ? सारा चाय नाश्ता बर्बाद हो गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें बर्बाद होने वाली क्या बात है। हमारे चाय नाश्ते में तो रोज ही चूना गिर जाता है। अरे अब आखिर कितने दिन तक खाने की बर्बादी करेंगे? हम लोग तो ऐसे ही झाड़ कर खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अरे बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये चूना है, कोई मिल्क पाउडर नहीं है जिसे झाड़ कर आप लोग खा लेंगे। आपको समझ में भी आ रहा है ये सब कितना खतरनाक है? नहीं नहीं, मुझे इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। कल को आप लोग मेरी कुसुम को भी यही चूने वाला खाना खाने के लिए मजबूर करेंगे। अरे बड़े नाज से पाल कर बड़ा किया है मैंने उसे। अरे नहीं पापा जी, अब नाराज मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉल की मरम्मत हम लोग कराने ही वाले हैं, बस कुछ अड़चन की वजह से काम रुका हुआ है। शादी से पहले हम लोग हॉल की पूरी मरम्मत करवा देंगे। हॉल को छोड़िए, चलिए मैं आपको अपना घर दिखा लाता हूँ। बस हॉल में ही थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी पूरा घर हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें गलत समझ रहे हैं। दीपक के बार बार कहने पर लालचंद जी बाकी का घर देखने के लिए दीपक के साथ चल पड़ते हैं। दीपक एक एक करके उनको घर के सारे कमरे दिखाता जा रहा था। बेटा मानना पड़ेगा, घर तो वाकई काबिले तारीफ है आपका। फॉल सीलिंग, वेलवेट पेंट, वुडन वर्क सब कराया हुआ है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जब पूरा घर इतना मेंटेन्ड है तो हॉल की हालत ऐसी क्यों कर रखी है भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है उससे आपकी? अरे पापा जी, वो क्या है ना कि सबने अपनी अपनी पसंद के अनुसार अपने अपने कमरे तैयार करवा लिए, लेकिन हॉल में कोई ज्यादा बैठता नहीं ना, इसलिए उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, शादी से पहले ये हॉल एकदम चकाचक हो जाएगा। कुछ देर के बाद लालचंद वापस अपने घर को जाते हैं। पापा, मुझे दीपक काफी समझदार और फ्रेंडली लगी। मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप हाँ कर दीजिए ना। अरे बेटा, मुझे तो लीचड़ लग रहे हैं ये लोग। अरे हॉल ही तो घर की शान होती है। गरीब आदमी भी अपने घर के हॉल को अपनी हैसियत के अनुसार सजा कर रखता है, और इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी ना होने पर भी बैठक की ऐसी हालत बनाकर रखी हुई थी। अरे पापा, बैठक का चूना देखकर रिश्ते पक्के होंगे या लड़की का चरित्र? मुझे दीपक अच्छा लगा, आप बात पक्की कर दीजिए बस। बेटी के कहने पर ना चाहते हुए भी लालचंद दीपक के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी में बस कुछ ही दिन का समय है, जल्दी से इस हॉल का काम खत्म करवा देते माँ। मैं आज ही 2 मिस्त्री भेजूंगा, आप उनसे पूरे काम का एस्टीमेट ले लेना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ले लूंगी। कुछ देर बाद 2 मिस्त्री आते हैं और पूरे कमरे में घूमकर अच्छे से उसका मुआयना कर लेते हैं। आंटी जी, बड़ी हालत खराब है आपके कमरे की। कितने साल से पेंट नहीं करा है इसमें, और पूरा प्लास्टर फुल गया है। पहले इसका ये पुराना प्लास्टर गिराएंगे, फिर नया प्लास्टर लगाकर आपकी दीवारें और छत तैयार करेंगे। सीलन भी है दीवारों में, इसलिए इस पर सीलन रोकने वाला वार्निश करके प्राइमर का 2 कोट होगा। 2 कोट पीओपी और फिर 2 कोट पेंट। हफ्ते भर का काम है। हमारी मजदूरी मिलाकर इसमें कम से कम 50,000 का खर्चा आएगा। क्या कहा? 50,000? अरे अभी तो तू 50,000 बता रहा है, एक बार काम छिड़ जाए तो तुम लोग 2 गुने पैसे लगवा देते हो। मैं क्या जानती नहीं हूँ तुम लोगों की आदत है? ना ना ना, मैं किसी हालत में इतने पैसे इस हॉल में काम करने के लिए नहीं खर्च करने वाली। जैसा है वैसा ही ठीक है, तू जा, मुझे कोई काम नहीं करवाना। शाम के समय माँ, मैंने मिस्त्री भेजा था, क्या बताया उसने? कल से काम करने के लिए आ रहे हैं ना? अरे भगा दिया उसको मैंने। 50,000 का खर्चा बता रहा है इस जरा से कमरे में। और इन मिस्त्रियों की ना आदत मैं खूब जानती हूँ। अभी 50,000 बता रहा है, एक बार काम शुरू हो गया तो 36 तरह के और खर्चे बताएंगे। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस हॉल में पैसा लगाने की। अरे माँ, इस हॉल की हालत तो देख लो। मेरा रिश्ता टूटते टूटते बचा है आपके इस चूने वाले हॉल की वजह से। कम से कम अब तो इसकी हालत सुधारने दो। शादी में 4 मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? कहने दे जिसको जो कहना है, कोई हमें पैसे थोड़ी ना दे जाएगा। जितना रुपया इस कमरे में मैं लगाऊंगी इतने में तेरी बीवी के कपड़े आ जाएंगे। और मुझे ये बता, इस हॉल में बैठता कौन है? तू पूरा दिन लैपटॉप लेकर अपने कमरे में पड़ा रहता है। तेरे बाबूजी को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है। और बची मैं या तो अपने कमरे में माला जपती हूँ या सत्संग में निकल जाती हूँ। इस हॉल में बैठने वाला है कौन जिसके लिए मैं लाख रुपए का खर्च करूं? दीपक अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माँ के तर्कों के आगे उसकी एक नहीं चलती और हॉल वैसा का वैसा ही रह जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी के बाद कुसुम दीपक के घर आ जाती है। दीपक, आपने तो वादा किया था ना, शादी होने तक आप इस कमरे का हुलिया सुधरवा देंगे, लेकिन अभी भी ये तो वैसे ही बुरे हाल में दिखाई दे रहा है। अरे यार, क्या बताऊं, मम्मी है ना, अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। उनको ऐसा लगता है कि हॉल को ठीक करने में पैसा खर्च करना पैसे की बर्बादी है।
क्योंकि हॉल में कोई बैठता नहीं है। ये क्या बात हुई दीपक? हॉल कोई सोने के लिए थोड़ी ना होता है। अरे कोई मेहमान घर में आते हैं तो उसे हॉल में सोफे पर ही तो बिठाया जाता है, अपने बेडरूम में थोड़ी ना ले जाएंगे। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ कुसुम, लेकिन तुम भी समझती हो ना कि बड़े बूढ़ों को समझाना मतलब अपना सर दीवार में मारना। अरे उनके पास हर बात का जवाब है। क्या करूं माँ, मेरी बात समझ ही नहीं रही। अरे कुसुम बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, अच्छे से लाली लिपस्टिक सब लगाना। हाँ, मैं चाहती हूँ जब मुंह दिखाए में पड़ोस की औरतें तुम्हें देखे तो उनका मुंह खुला रह जाए। सास के कहने पर कुसुम खूब अच्छे से मेकअप करके बढ़िया भारी भरकम साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और आकर हॉल में बैठ जाती है। अरे कृष्णा बहन, इतना गज भर का घूंघट कर रखा है, बहू का मुंह तो दिखाओ। अरे देखो भाई, आज के दिन बहू का मुंह देखने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, तो बारी बारी से घूंघट उठाकर मुंह देखते जाओ और शगुन का लिफाफा थमाती जाओ। क्यों, ठीक कहा ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं ही बहू का घूंघट उठा देती हूँ। पड़ोसन जाकर जैसे ही कुसुम का घूंघट उठाती है, छत पर से चूने की एक बड़ी सी पपड़ी जाकर उसके सर पर गिर जाती है और उसका बाल से लेकर पूरा मुंह सब सफेद हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे कृष्णा, बहू का मेकअप कराने का ये कोई नया तरीका आया है क्या? एयर ब्रश मेकअप के बाद अब ये नया मेकअप आया लगता है, चूना पपड़ी मेकअप। देखो तो कैसा रूप निखर गया है दुल्हन का मेकअप के बाद। मुंह दिखाई के प्रोग्राम का तो सत्यानाश हो गया था। नई बहू का मुंह देखने की बजाय सारी औरतें अब कुसुम को देखकर ठहाके लगा लगा कर हंस रही थी, जिसे देखकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो उठकर अपने कमरे में आ जाती है। दीपक, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें आज पहले दिन मेरा इतना अपमान करवा कर? तुम्हें पता भी है पूरे मोहल्ले की औरतें मुंह दबा दबा कर मेरे ऊपर हंस रही थी। अरे आज तक दुनिया की कौन सी बहू की मुंह दिखाई इस तरह से हुई होगी? मुंह दिखाए में तो लोग बहू की तारीफ की कसीदे पढ़ते, और यहाँ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इतनी अच्छी याद दी है ना आपने मुझे, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, इस घर में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे गुस्सा छोड़ दो ना, कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना किसी ने। शादी के 1 सप्ताह बाद। अरे यार, अपनी पोस्ट वेडिंग पार्टी कब दे रही है? ये पोस्ट वेडिंग पार्टी क्या चीज होती है? पोस्ट वेडिंग पार्टी मतलब शादी के बाद की दावत। अरे शादी में तो सभी लोग दावत देते हैं, शादी के बाद भी तो कभी अपने घर बुलाकर दोस्तों को चाय नाश्ता कराना चाहिए कि नहीं? अरे तो सीधा सीधा बोलना, मेरा ससुराल देखने का मन है तेरा। अच्छा ठीक है, सारे दोस्तों को लेकर कल तुम मेरे यहाँ आ जाना, वहीं तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी पोस्ट वेडिंग पार्टी। अब तो खुश ना? बहुत खुश, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। अरे इस कीर्ति से वादा तो कर दिया यहाँ बुलाने का, लेकिन यहाँ अगर इन्होंने हॉल के दर्शन कर लिए तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा करूंगी, हॉल की एंट्री में ही पर्दा लगा देती हूँ, ताकि जो भी आए उसे हॉल दिखाई ना पड़े, और फिर मैं उन्हें सीधा अपने कमरे में ले जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन जब कुसुम की सहेलियाँ आती हैं तो वो उन्हें सीधा अपने कमरे में ले जाती है और उनको वहाँ बैठने के लिए कहकर चाय नाश्ता लगाने के लिए रसोई में चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर कुसुम कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी सहेलियाँ बिस्तर पर लेटी हुई हैं। अरे तुम यहाँ सोने आई हो क्या? उठकर बैठो ना। अरे यार, अब तो बेडरूम में बुलाएगी तो इंसान क्या करेगा? बेडरूम तो सोने के लिए होता है ना। तुम्हारे यहाँ मेहमानों को बेडरूम में ही बैठाते हैं क्या? यहाँ का ड्राइंग रूम कहाँ है? उसका किस काम के लिए इस्तेमाल करते हो भाई? अरे यार, जरूर वहाँ सोने जाते होंगे ये लोग, बड़े लोगों की ना बड़ी पसंद होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ड्राइंग रूम है लेकिन वहाँ काम चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आई। कुछ दिन बाद, मम्मी जी पापा जी आइए, खाना खा लीजिए। तू थाली में परोस दे बेटा, हम आ ही रहे हैं। कुसुम सास ससुर और पति का खाना थाली में परोसने के बाद रसोई में पानी लेने के लिए चली जाती है। कुछ मिनट के बाद जैसे ही वो टेबल के पास आती है तो देखती है कि टेबल पर रखे खाने में छत से टूटकर प्लास्टर गिर गया है। मैंने पूरे 2 घंटे तक रसोई में खड़े होकर खाना बनाया था, सब बर्बाद हो गया। अब क्या मैं फिर से खाना बनाऊं, या आज भी आप वही कहेंगी मम्मी जी कि झाड़ कर खा लेते हैं? बस बहुत हो गया। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जब देखो तब इस छत से चूना झड़ता रहता है, और आज तो पूरा का पूरा प्लास्टर ही नीचे गिर पड़ा है। कल को जब हमारे सर पर छत गिर पड़ेगी ना, तब भी आप लोग नहीं सुधरेंगे। मेहमान हो या रिश्तेदार, सबके सामने हमें मजाक बनना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मोहल्ले में कूड़ा लेने के लिए आने वाला भी हमारे कमरे को देखकर मुंह दबाकर हंसता है। ठीक है, अब रहिए आराम से इस गिरते चूने के साथ। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकने वाली।
गुस्से में पांव पटकती कुसुम अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करने लगती है। अरे बेटा, इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? तुझे दोबारा खाना नहीं बनाना तो मत बना, मैं बना देती हूँ ना। लेकिन इसमें घर छोड़ने जैसी क्या बात हो गई? मम्मी जी, आपको बस यही समझ में आया है कि मैं दोबारा खाना न बनाना पड़े, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। मुझे अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी। गलती मेरी ही है जो मैंने दीपक की बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर दी। कुसुम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ ऐसे अचानक? तू यहाँ दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? कोई नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। और कुछ पूछना है आपको या अब मैं चैन से सांस लूं? हैं? क्या बकवास कर रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू घर छोड़कर यहाँ चली आई? पापा ठीक कहते थे माँ, जिस छड़ते चूनी को मैंने छोटी सी बात समझकर टाल दिया था, आज वो मेरे गले की हड्डी बन गया है। अरे परेशान हो गई हूँ मैं। कभी नहा धोकर आकर बैठो तो सर पर चूना गिर पड़ता है और मुझे फिर से बाल धोने पड़ते हैं। तो कभी मेहमानों की चाय में ऊपर से प्लास्टर के टुकड़े गिर पड़ते हैं। मेहमानों के ऊपर चूना ना गिरने लगे, इस डर से मुझे सबको अपने बेडरूम में ले जाकर बिठाना पड़ता है। आज तो सबके लिए परोसे हुए खाने में ऊपर से प्लास्टर टूटकर गिर गया। बस बहुत हो गया। अब या तो दीपक हॉल की हालत ठीक कराए या मुझे भूल जाए। अरे बेटा, ससुराल के चूने के लिए शादी तोड़कर कोई आता है क्या? चल तू आराम से चाय पी ले और दिमाग ठंडा कर ले। उसके बाद तेरे पापा तुझे वापस छोड़कर आ जाएंगे। अरे मम्मी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर वो लोग उस हॉल की मरम्मत नहीं कराएंगे तो मैं भी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। कुछ देर में दीपक तक ये खबर पहुंच जाती है कि कुसुम घर छोड़कर अपने मायके चली गई है और वो उसे समझाने के लिए मायके जाता है। अरे यार कुसुम, ये क्या बात हुई? मैंने वादा किया था ना कि मैं हॉल ठीक करा दूंगा, फिर तुम्हें घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? आप तो बस रहनी तो दीपक, आपकी बातों पर ही भरोसा करके मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और अब तो शादी को 3 महीने हो गए हैं। आप रोज आज कल परसों कहकर बात को टालते रहते हो और रिपेयरिंग का काम शुरू भी नहीं करा रहे हो। अरे मैं 24 घंटे बेडरूम में नहीं बैठ सकती यार। मेरा मन करता है थोड़ी देर हॉल में बैठकर टीवी देखूं, थोड़ा मूड चेंज करूं, लेकिन हमें तो काले पानी की सजा हुई है ना। हम तो कमरे से बाहर निकल ही नहीं सकते, और अगर गलती से निकल जाओ तो यही डर लगा रहता है कि जाने कब और कहां से सर पर चूना और सीमेंट टपक पड़े। लगता है अब की बार कुसुम ऐसे मानने वाली नहीं है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर किसी को पता चल गया कि इस झड़ते चूने के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। अब चाहे माँ नाराज हो या घर सर पर उठाया, मैं हॉल रिपेयर करा कर ही रहूंगा। माँ, मेरी मिस्त्री से बात हो गई है, वुडन वर्क और फॉल सीलिंग मिलाकर 1 लाख में बात तय हो गई है। 10 दिन में सब काम हो जाएगा। और हाँ प्लीज, अब भगवान के लिए पैसों का रोना शुरू मत कर देना। जितना भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, बस अब ये काम हो जाने दो। कुसुम का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र एकदम सही निशाने पर लगा था। हॉल की रिपेयरिंग अगले दिन से ही शुरू हो जाती है और 10 दिनों के अंदर चूना ससुराल से बाहर हो गया था और बहुरानी अंदर। भीमपुर में संतोष अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी मोना, उसका बेटा सुमित, बहू माया और एक बेटी काजल थी। बहू, आज रात को राजमा चावल बना देना, बहुत दिन हो गए खाए। जी मम्मी जी, बना दूंगी। और मसाले ना सही से डालना, राजमा अच्छे से गल जाने चाहिए, कच्चे रह गए तो कोई नहीं खाएगा। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। रात का समय होता है, सब लोग खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। माया सबको खाने की सर्विंग करती है। अरे माया, ये क्या बनाया है तुमने? राजमा का स्वाद तो कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ भाभी, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मसाले ज्यादा डाल दिए हो। राजमा भी ना कुछ ज्यादा ही गल गया, पूरी तरह से पेस्ट जैसा हो गया। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने कहा था ना राजमा अच्छे से गल जाना चाहिए। हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एकदम लुगदी बना दो। राजमा खाने से पहले ही घुल जाए तो खाने का मजा ही खराब हो जाता है। और चावल तो देखो थोड़े ज्यादा ही नरम हो गए, थोड़े खिले खिले होने चाहिए थे भाभी। जी दीदी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार का क्या, हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। भाभी, खाना बनाना भी कोई सीखने वाली चीज होती है क्या? बहू, हमारी माँ बहनों को देखो, बचपन से ही इतना बढ़िया खाना बना लेती थी, और एक तुम हो, शादी को 3 साल हो गए फिर भी खाना बनाने में परफेक्ट नहीं हुई। हाँ भाभी, वैसे भी हम और कुछ तो ज्यादा नहीं मांग रहे, बस इतना कि खाने का स्वाद अच्छा होना चाहिए। जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, कोशिश दिख भी रही है, लेकिन कोशिश और परफेक्शन में बहुत अंतर होता है बहू। भाभी, सविता आंटी की बहू पूजा भाभी को देख लो, कितना अच्छा खाना बनाना आता है उनको। और नहीं तो क्या, जब भी उसके घर से कोई चीज आती है कितनी टेस्टी होती है। मम्मी, वो बेसन के लड्डू क्या टेस्टी बनाए थे।
भाभी तुम उनसे कोई टिप्स क्यों नहीं लेती? जी दीदी, अगली बार उनसे पूछ लूंगी। हाँ, सीखो कुछ, कम से कम घर के लोग तो खुश रहे। माया सर झुकाकर चुपचाप खाना खाती रहती है। तभी कुछ देर बाद सविता अपने घर से खीर लेकर आती है, जिसे खाने के बाद घर के सदस्य माया के खाने की फिर से बुराई करने लगते हैं। अरे मुन्ना बहन, देखो मैं क्या लाई हूँ। आओ आओ सविता। पूजा ने खीर बनाई थी तो मैंने सोचा आप सबको भी खिलाऊं। अरे वाह, सच में सविता, मजा आ गया। तो हर बार ना कुछ से कुछ अच्छा लेकर ही आती है। सविता टेबल पर खीर रखती है। मोना, संतोष, काजल और सुमित सब खीर निकालकर खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या गजब की खीर बनाई है पूजा भाभी ने, एकदम हलवाई जैसी। सच कह रही हो, खीर का स्वाद तो लाजवाब है। इतनी परफेक्ट मिठास और इलायची का फ्लेवर गजब लग रहा है। खीर तो ऐसी होनी चाहिए, गाढ़ी, खुशबूदार और स्वाद में शानदार। और एक हमारी बहू माया है, 3 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक इसने ऐसी खीर नहीं बनाई। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया का चेहरा शर्म से झुक जाता है। मुन्ना, इसमें तुम्हारा ही दोष है। बहू को सिखाने में तुमसे ही कमी रह गई होगी। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, आज ये भी पूजा की तरह बढ़िया खीर बना रही होती। हाँ मम्मी, भाभी को तो इतने साल हो गए, फिर भी आज तक हम ऐसी स्वादिष्ट खीर खाने को तरस रहे हैं। पूजा ने तो शादी के 1 साल के अंदर ही इतना बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, और हमारी मैडम को 3-3 साल हो गए, फिर भी आज तक एक बढ़िया खीर नहीं बना पाई। सब फिर से हंसते हैं। माया की आंखें भर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अरे बहू, अब तो शर्म कर। पर माँ जी, तुमसे छोटी बहुओं को देखो, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ सीख लेती हैं, और तुम हो कि बस जब देखो बहाने बनाती हो। मुन्ना, अब इसे प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं। इसे तो बस तानों की ही भाषा समझ में आती है। पापा, अब जब भाई पूजा जैसी बहुएं हो तो माया जैसी बहुओं को ताने तो सुननी पड़ेंगे ना। हाँ भाभी, मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें अब थोड़ा सुधार तो करना पड़ेगा। सिर्फ चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा मुन्ना, अब अगली बार जब घर में खीर बने तो माया को पूजा के पास भेज देना सीखने के लिए। सब जोर जोर से हंसते हैं। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त नेहा का कॉल आता है। हेलो नेहा। अरे माया, कैसी है तू? कितने दिनों से तेरा फोन नहीं आया, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस क्या माया, तेरा ये बस बोलने का अंदाज बता रहा है कुछ गड़बड़ है। बता ना क्या हुआ। नेहा, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ ससुराल में कोई भी मुझसे खुश नहीं है। क्यों? मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ न कुछ कमी निकाल ही दी जाती है। फिर से वही बात, क्या हुआ इस बार? उस दिन मम्मी जी ने राजमा चावल बनवाए थे, मैंने दिल लगाकर बनाए भी। फिर काजल और मम्मी जी ने कमी निकालनी शुरू कर दी। कहने लगी कि मसाले ज्यादा हैं, राजमा ज्यादा गले हुए हैं। उफ, ये लोग कभी खुश होते भी है क्या? और उसी दिन सविता आंटी अपने घर से पूजा की बनाई हुई खीर लेकर आई। फिर कुछ बोल दिया? हाँ, सबने खाया और फिर मेरी खीर से तुलना करने लगे। मतलब ये कि सबने मेरी खीर की बुराई करनी शुरू कर दी। क्या बोला? बोले 3 साल हो गए शादी को, लेकिन मैं अब तक अच्छी खीर नहीं बना पाई। और क्या बोले? और बोले पूजा को देखो, उसने शादी के 1 साल के अंदर ही कितना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। कंपेयर करना ना बहुत गलत बात है। अरे सब मुझ पर हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, और मैं कुछ कह भी नहीं पाई। हद होती है यार। माया, तुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। तो मैं क्या कहती नेहा, जितना बोलो उतना ही सुनने को मिलता है। देख माया, तू जब तक खुद को साबित नहीं करेगी, ये लोग तुझे यूं ही नीचा दिखाते रहेंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे भी समझ में नहीं आता क्या गलत हो रहा है मेरे खाने में। ओह, इसका हल ना बहुत आसान है। क्या? तू एक बार अपने मायके जाकर वहीं पूरा खाना बनाकर फिर अपनी मम्मी से कह कि वो तुझे बताए कि कहाँ क्या कमी रह जाती है। हाँ रे, ये सही रहेगा। वो अगर बताएंगी तो मुझे सही से समझ में भी आएगा। बिल्कुल। अपने ससुराल में सिर्फ तुझे ताने मिलेंगे, लेकिन अपनी मम्मी से तुझे सच में सीखने को मिलेगा। तू सही कह रही है नेहा, मुझे वहां जाकर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस यही अकल थोड़ी पहले आ जाती ना तो कब की समस्या हल हो गई होती। अच्छा सुनना, मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, फिर तुझे बताऊंगी मेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। हाँ, और जब वापस आएगी तो सास ननद के सामने बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह खड़ी रहना। अरे अब वो तो करना ही पड़ेगा। दोनों हंसने लगती हैं और कॉल कट हो जाती है। माया अपने पति से मायके जाने के लिए बात करती है। सुमित, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ।
मायके क्यों? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए और कुछ काम भी है। ठीक है, चली जाना। वैसे भी अभी यहाँ कुछ खास काम तो है नहीं। शुक्रिया सुमित। तभी मोना कमरे में आती है और उनकी बात सुन लेती है। अच्छा, तो हमारी बहू रानी मायके जाने की तैयारी कर रही हैं? हाँ मम्मी, कुछ दिनों के लिए जा रही है। बिल्कुल जाओ बहू, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पीछे घर में खाना कौन बनाएगा? वो मैं सोच रही थी आप लोग कुछ दिन बाहर से मंगवा लें या। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतलब हमें पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और तुम्हारी तरह बेस्वाद खाना भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। मम्मी, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, हो जाएगा मैनेज। हाँ हाँ, हमारे लिए तो हमेशा ही मैनेज करने का टाइम रहता है, लेकिन बहू के लिए उससे तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। अच्छा मम्मी, आप ही बता दो फिर क्या करें। अरे भाई, सविता की बहू पूजा है ना, उससे बोल देते हैं, वही हमारे लिए बढ़िया खाना बना देगी। वैसे भी वो कितना अच्छा खाना बनाती है। मोना और काजल की ये बात सुनकर माया चुपचाप खड़ी रहती है। हाँ मम्मी, वो सही है। पूजा के हाथ का खाना तो वैसे भी हम सबको बहुत पसंद है। हाँ, और कम से कम इस बहाने हमें अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। माया दिल में दुख लिए कुछ नहीं कह पाती। चुपचाप अगले दिन अपने मायके चली जाती है। वहां उसकी माँ उमा उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे माया, मेरी बच्ची कितने दिनों बाद आई। कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। उमा माया के चेहरे की उदासी भांप लेती है और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। सच बता, क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? वहां सब ठीक तो है ना? मम्मी, वहां कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? फिर से कुछ कहा क्या तेरे ससुराल वालों ने? हाँ मम्मी, हर बार की तरह इस बार भी मेरे खाने को लेकर ताने सुनने पड़े। ऐसा क्या बनाया था बेटा? राजमा चावल बनाए थे, पर सासू माँ और काजल ने कमी निकाल दी। कोई नहीं, ये सब तो होता है। लेकिन मम्मी, जब पड़ोसी पूजा की बनाई खीर आई ना, तो सब मेरी खीर से तुलना करने लगे और हंस हंस कर बोले कि मैं अब तक ठीक से खीर बनाना भी नहीं सीख पाई। अरे ये तो गलत है। क्या बस यही सब करने के लिए तुझे बहू बनाकर ले गए हैं? मम्मी, अब तो मुझे खुद पर शक होने लगा है। क्या मैं सच में इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं बेटा। मैंने इसीलिए सोचा यहाँ आकर तुमसे सारी चीजें फिर से पूछ लूं, ताकि पता तो चले सच में गलती कहाँ है। चल, अच्छा किया जो आ गई। मैं तुझे तेरा खाना टेस्ट करके बताती हूँ, फिर जो भी गलती होगी वो सुधार लेंगे। माया किचन में जाकर पूरी लगन से खाना बनाती है। वही सारे व्यंजन बनाती है जिनमें ससुराल में उसकी बुराई हुई थी। राजमा, चावल, खीर, पराठे आदि। उमा पहला कोर मुंह में डालती है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच मम्मी? हाँ, सबका स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मम्मी, वहां तो सब कहते हैं मेरा खाना बेस्वाद होता है, कुछ न कुछ कमी रहती है। बेटा, खाना तो तेरा एकदम बढ़िया बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर मेरे ससुराल वाले? तेरे ससुराल वाले तुझे ताने मारने का बहाना ढूंढते हैं। उन्हें तेरे खाने में कमी निकालनी ही है, चाहे वो कितना भी अच्छा बना हो। तो फिर क्या करूं मम्मी? देख माया, जब लोग किसी चीज से तंग आ जाए तो उन्हें कुछ नया और अलग चाहिए होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू खाने में कुछ नया ला। अगर तू खाने में कुछ ऐसा डाल दे जो उनकी सोच से हटकर हो, तो वो तेरा मजाक नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो क्या हो सकता है? तो अपने खाने में थोड़ा अंग्रेजी तड़का लगा। अंग्रेजी तड़का? हाँ, जैसे कि तेरे ससुराल में तेरा खाना रोज के देसी तेल, सरसों, रिफाइन या घी में बनता होगा, है ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल, वहाँ यही सब चलता है। तो इस बार तू वहां से अलग हटकर कुछ कर। खाना वही बना, लेकिन इसमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर। लेकिन मम्मी, ये सब तो इंग्लिश खाने में डलते हैं ना। हाँ, और यही बात तेरे ससुराल वालों को चौंका देगी। हाँ, और मैं कह दूंगी कि आजकल हेल्दी खाने में यही ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। और वैसे भी अब लोग ओलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल इंडियन खाने में भी करने लगे हैं। वाह मम्मी, ये तो मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। माया और उमा हंस पड़ती है और माया नए जोश के साथ अपने ससुराल के लिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल साथ लेकर चली जाती है। ये क्या बनाया है माया? कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ भाभी, ये राजमा तो अलग ही लग रहे हैं। छोले में भी कुछ गड़बड़ है। माया, ये दाल में घी डाला था या नहीं? स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा है।
हाँ माया, ये छोले थोड़े मतलब कुछ अलग अलग से लग रहा है। माया बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर जवाब देती है। हाँ पापा जी, ये सब कुछ थोड़ा अलग जरूर लग रहा होगा, लेकिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या मतलब? मैंने इस बार खाना ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल में बनाया है। यह कौन से तेल है भाई? ये सारे हेल्दी ऑयल्स हैं जो विदेशों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम अंग्रेजों की तरह खाएंगे? हाँ काजल, क्यों नहीं। जब हम उनकी बाकी चीजें अपनाते हैं तो हेल्दी खाने में क्या बुराई है। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है भाई? पापा जी, ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर एवोकाडो ऑयल में अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं। अरे इन सब से हमें क्या? मम्मी जी, आपको पता है ट्रफल ऑयल का स्वाद लाजवाब होता है और इसे रॉयल फूड में इस्तेमाल किया जाता है। पर भाभी, और तो और फ्लैक्सीड ऑयल ओमेगा 3 से भरपूर होता है जो दिमाग और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन हमारे खाने का तो स्वाद खराब कर दिया। मम्मी जी, ये स्वाद नया है इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। अलग नहीं, अजीब लग रहा है। दीदी यकीन मानिए, धीरे धीरे आप सबको इसकी आदत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है। लेकिन भाभी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो शायद आप लोग इसे खाने से ही मना कर देते। सभी एक दूसरे को देखते हैं, रोज रोज की उसी खाने से सब परेशान हो जाते हैं। संतोष परेशान होकर अपनी बहन सरोज को फोन करता है। हाँ भैया, कैसी हो? अरे सरोज, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या हुआ भैया? अरे हमारी बहू माया ने अब देसी खाना छोड़कर सब विदेशी तेल में बनाना शुरू कर दिया है। विदेशी तेल मतलब? ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल, पता नहीं क्या क्या। सब्जी में घी तेल की जगह यही डालती है अब। ये सब कब से शुरू हुआ भैया? जब से हमने उसके खाने में कमी निकालनी शुरू की तब से। अब खाना ऐसा लग रहा है जैसे होटल में विदेशी खाना खा रहे हो। अच्छा, तो बहू ने तरीका बदल दिया। हाँ, और अब सब परेशान है पर कुछ बोल भी नहीं सकते। अब समझे, हमेशा किसी की मेहनत को हल्की में लेना सही नहीं होता। दीदी, गलती तो हमारी ही थी। तो फिर वही करो जो सही है, माया से माफी मांग लो। माफी? हाँ भैया, बहू से साफ साफ कह दो कि हमें वही खाना पसंद है जो वो पहले बनाती थी। सही कह रही हो भैया, अब तो और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो फिर कर लो ना माया से बात, दिल से माफी मांग लो। संतोष फोन रखते ही सभी को इकट्ठा करता है। माया किचन में थी, मोना, सुमित और काजल भी वहां आते हैं। माया, जरा इधर तो आओ बेटा। जी पापा जी। बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या हुआ मम्मी जी? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। गलती? हाँ भाभी, हमने हमेशा आपके खाने में कमी निकाली, लेकिन सच तो यह है कि आपका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा था। और अब जब स्वाद बदल गया तब हमें समझ में आया कि हमें वही पसंद था जो तुम पहले बनाती थी। इसीलिए बेटा हम तुमसे माफी मांगते हैं। हाँ बहू, हमें हमारी गलती का एहसास है। पापा जी, आप लोग ऐसा मत कहिए। बेटा, तुम जो भी बनाती हो हमें अब वही चाहिए, बस प्यार से बनाना, बिना किसी डर के। मैं हमेशा प्यार से ही तो बनाती थी मम्मी जी। और अब से हम प्यार से खाएंगे, बिना शिकायत के। अब तुम्हें हमसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मम्मी जी, आप ऐसी बातें ना करें। आप कमी बताएगी तभी तो मैं परफेक्ट बनूंगी। अच्छा, फिर तो ठीक है। माया हंस पड़ती है और पूरे परिवार को माफ कर देती है। सभी खुश होकर एक साथ बैठ जाते हैं।